नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार, आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय भूगोल के बारे में यहाँ पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन की बात करेंगे। संसाधन मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, जैव अजैव में। दूसरा जो बांटा गया है वो समाप्ता के आधार पर, कैसे वो समाप्त होते हैं, कुछ समाप्त होने वाले, न समाप्त होने, उसके आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पे बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसके आधार पे उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। विकास की बात करेंगे तो संभावी और विकसित संसाधन की बात करेंगे आता है इसमें, और फिर भंडार और संचित कोष इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद संसाधन की बात करेंगे तो संसाधन में को और अच्छे समझने के लिए, उसके पहले हम डिटेल में जाने से पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। संसाधन कितने भाग में बांटा गया है? एक प्राकृतिक और मानवीय रूप में बांटा गया है। मानवीय की बात करेंगे तो संरचनाएं एवं संस्थाएं के रूप में उसमें बांटा गया, और उसमें जो है गुणवत्ता के आधार पे उसको बांटा गया है कि मानवीय कैसी है, मात्रा एवं गुणवत्ता कैसी है, उसके आधार पे। और प्राकृतिक आधार पे बात करेंगे तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन की बात करेंगे तो इसमें सतत प्रवाह और जल, सतत प्रवाह के अंतर्गत क्या आता है, जल और पवन जैसी चीजें आती हैं। और फिर जैव के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति वन आते हैं और वन्य जीव आते हैं। अनवीकरणीय की बात करेंगे तो एक पुनः चक्रीय जो है अचक्रीय के रूप में आते हैं। पुनः चक्रीय जैसे धातु है, धातु क्या होती है कि जैसे लोहा है और अदर चीजें हैं, तो क्या होते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, एक बार पुनः उपयोग करने के। जैसे कोई चीज बना दी गई लोहे से, फिर उसको गला के फिर से दूसरी चीज बनाई जा सकती है। लेकिन जैसे कोयला है वो चक्रीय नहीं है, कोयला जल जाने के बाद वापस नहीं आ सकता, पेट्रोल जल जाने के बाद नष्ट हो जाता है। ये जो है संसाधन के कितने भागों में बांटा जा सकता है उसको यहाँ पे जाने हैं। इसके बाद इनको एक एक को हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे जैसे जैव संसाधन, जैव संसाधन के अंतर्गत क्या होते हैं कि जैव संसाधन के अंदर क्या होते हैं, सारे जो है जो भी संसाधन है वो जीवित संसाधन के रूप में जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वन, पशुधन और ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, उसमें जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आए जाएंगे। कि जीवित प्राणी और सारी चीजें जो भी जीवित हैं वो सब जैव, पशुधन है, ये सब जैव संसाधन आए। अजैव की संसाधन की बात करेंगे तो जो निर्जीव चीजें आती हैं। निर्जीव चीजें की बात करेंगे तो जैसे पत्थर है, चट्टाने हैं, इस तरह की चीजें क्या है, निर्जीव चीजें हैं, वो अजैव संसाधन के रूप में मानी जाती हैं। और इसके बाद करेंगे समाप्ता के आधार पे। समाप्ता मतलब कि कौन कौन से किस रूप में समाप्त होते हैं। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन की बात कर लें। नवीकरणीय संसाधन की बात करेंगे तो अभी आपको यहाँ बताए हैं कि क्या आते हैं इसमें नवीकरणीय में सतत या प्रवाह के रूप में कौन से हैं, जल और पवन। जल और प्रवाह के इसमें जैसे कि जल है और ये जैव है। जैव में प्राकृतिक वन और वन्य जीव, इनका भी क्या है, एक हिसाब से सही रूप से इनका भी उपयोग करना चाहिए। ये भी कोई इनकी भी सीमित मात्रा में होते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। जैसे ये नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि उनकी पुनः पूर्ति हो सकती है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, पुनः उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे हम अनवीकरणीय की बात करें कैसे, जैसे कोई चीज खत्म हो जाएगी तो उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं वो चीजें, इसलिए वो जल्दी पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे जल का है, रूप बदला जा सकता है, जैसे बर्फ बनी, बर्फ से फिर पानी पिघला, फिर वाष्प बनी, फिर जल बन जाएगी, वो तो चलता रहेगा। हवा है, हवा के रूप में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। मनुष्य जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में जो है चेंज होती रहती है, और उसकी पुनः पूर्ति वायुमंडल में होती रहती है। लेकिन ऐसे ही अगर देख लें अनवीकरणीय के रूप में, कोयला जला दिए, जलाने के बाद क्या है वो वापस नहीं आ सकता है उस रूप में। और इसकी बात करेंगे हम स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व क्या होता है कि जैसे कि वो संसाधन किसके जो है हाथ में है, उसको जो है स्वामित्व के आधार की बात करेंगे तो जैसे कि इसमें है व्यक्तिगत हाथ में। व्यक्तिगत हाथ में क्या होता है, जैसे कोई भी संसाधन है किसी व्यक्ति के हाथ में है, जैसे कोई भी किसी का पर्सनल खेत है या कोई भी भूमि है तो उसका क्या हो गया, पर्सनल हो गया। इसी तरह अगर संसाधन के रूप में उसके पास जो है तो जो चाहेगा वो अपना खुद का उपयोग मालिक होता है, और खुद से अपने मन से उसको उपयोग कर सकता है। इसी आधार पे अगर देखेंगे सामुदायिक की बात करेंगे तो समुदाय में क्या बात करेंगे,
सामुदायिक में देखेंगे, समुदाय में क्या होता है कि ऐसी चीज़ें जो किसी समुदाय के हाथ में होती हैं, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, जैसे कि बाग, तालाब, और इसके बाद जहाँ पे समाधान करते हैं, और अन्य जगहें होती हैं, पार्क हैं, ये क्या है, सामुदायिक जगह होती हैं, किसी पर्टिकुलर नहीं होती हैं कि हाँ कोई ये कहे कि है ये हमारा है। बाग है, तालाब है, कुआं है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सामुदायिक होती हैं, जहाँ की सारे लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। व्यक्तिगत में वो पर्सनल खुद का मालिक होता है। और इसके बाद बात करेंगे कि जैसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में जैसे कोई राष्ट्र की संपत्ति होती है, उसमें पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है और दूसरे का अधिकार नहीं होता, जो भी राष्ट्र के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्र के अंतर्गत बात करेंगे कि राष्ट्र से कोई भी राष्ट्र होता है, जैसे समुद्री सीमा से जो है 12 मील जो समुद्री 12 मील जो होते हैं, समुद्री 12 मील के अंतर्गत जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो उस राष्ट्र के माने जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, किसी भी देश या दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है 200 समुद्री मील के जो है दूरी में अगर होंगे तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है संसाधन के रूप में, उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो है जो संस्थाएं होती हैं उनका अधिकार होता है, किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होता है। हाँ, कुछ रूप में उसमें देखा जा सकता है, जैसे हिंद महासागर में भारत का वो है, वहाँ से जो भी मैग्नीज निकाले जाते हैं, वहाँ पे जो भी संसाधन पाए जाते हैं, उसमें वो अगर कोई भी यानी कि 12 मील से, समुद्री मील से दूर जो है संसाधन का उपयोग करता है, तो उसमें जो है सहमति लेनी पड़ती है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनी हैं उनसे। आगे आते हैं हम विकास के आधार पे। अभी आप देखें, उत्पत्ति के आधार पे बता दिए, जैव संसाधन जो जीवमंडल में आते हैं, अजैव निर्जीव जो है, निर्जीव चीजें में वो जो भी चीजें हो जो है अजैव में, समाप्त के आधार पे जो कैसे समाप्त होते हैं उसके आधार पे, अनवीकरणीय जो पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, नवीकरणीय की पुनः पूर्ति हो सकती। स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत जो व्यक्ति का अधिकार हो, और सामुदायिक जो है किसी समुदाय का जो है सामुदायिक जो चीजें हो, जैसे कि अभी बताते हैं पार्क, और इसके बाद जो है कुआं वगैरह, तालाब, और इसके बाद राष्ट्रीय में जो किसी राष्ट्र का अधिकार हो, और अंतर्राष्ट्रीय में जो है किसी जो है अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं बनी होती हैं उनका अधिकार होता है, वो उनके अनुसार भी कोई उनका उपयोग कर सकते हैं। विकास में क्या होते हैं, विकास के आधार पे कैसे जो है, विकास के आधार जैसे संभाव के आधार पे जो है, संभावी की बात करेंगे तो जैसे कि संसाधन का क्या होता है, संभावित की संभावना प्रकार रहती है कि हाँ ये ऐसे संसाधनों का उपयोग, जो संसाधन उपयोग किया जा सकने वाले हो, संभाव्य के अंतर्गत आएंगे। विकसित संभाव की अगर बात करेंगे, संभाव जैसे गुजरात में पवन एवं सौर ऊर्जा की जो है बहुत ज्यादा संभावना है कि पवन और सौर ऊर्जा वहां से बहुत ज्यादा जो है प्राप्त किया जा सकता है, तो इसलिए संभावना प्रकट की जाती है, लेकिन वो वर्तमान में उनका उस रूप में उपयोग नहीं होता रहता है, ऐसे जो है उनको संभाव संसाधन के अंतर्गत है। विकसित संसाधन की बात करेंगे, विकसित संसाधन वे होते हैं जिनमें गुणवत्ता, उनकी मात्रा, कहने का मतलब उनका सर्वेक्षण किया जा चुका होता है, और उनके बारे में गुणवत्ता कितनी मात्रा में है, सारी चीजें उनका विस्तार से पता होता है कि ये इतनी मात्रा में है। और जो है विकसित संसाधन में क्या होता है कि उनकी मात्रा जो होती है वो निश्चित होती है, गुणवत्ता तो जो है सर्वेक्षण में ही पता चल चुका होता है। भंडार की बात करेंगे, भंडार क्या है, प्रौद्योगिकी जो है अभाव जो है कि इसमें जो भी भंडार के रूप में होते हैं, भंडार की बात करेंगे तो जैसे कि हम क्या है कि उदाहरण लेते हैं, इसमें प्रौद्योगिकी के अभाव में इनमें क्या होता है, भंडार तो रहते हैं लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि जल की बात करेंगे, जल क्या है, H2O से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो ये बहुत ऊर्जा का स्रोत, बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हमारे पास क्या है, अभी उतने मात्रा में, उतने सही उसमें जो है प्रौद्योगिकी नहीं विकसित हो पाई, जिसकी वजह से क्या है, हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भंडार के रूप में है। और संचित कोष की बात करेंगे, जैसे संचित कोष क्या है, तकनीकी एवं ज्ञान की सहायता के उपयोग में जो है संचित कोष को लाया जा सकता है। जैसे कि बांधों में जल, वन, और वर्तमान में ये सीमित पैमाने पे, कहने का मतलब उपयोग हो रहा है, जो संचित है, संचित कोष का मतलब होता है कि संचित कोष है लेकिन उसका सीमित मात्रा में ही उपयोग हो रहा है, सही विस्तृत रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, ये कहने का मतलब है। अब आते हैं, या तो संसाधन जान चुके हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, वो तो पूरा जो है देख लिए है। अब संसाधनों की बात करें, संसाधन के विकास की बात करेंगे, संसाधन की विकास की बात करेंगे। संसाधन विकास में जैसे संसाधन जो है जीवन यापन के लिए संसाधनों का होना बहुत जरूरी है। संसाधन की बात करेंगे, मनुष्य को जो है अपनी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए संसाधनों का उपयोग जरूरी है। संसाधनों के उपयोग में क्या होता है, संसाधन जो है मनुष्य जो है बहुत उपयोग किया है, वो जो है लालच बस जो है उसका अधधन जो है उपयोग किए हैं।
अगर इसमें लालच और अंधाधुंध उपयोग किए हैं तो उससे क्या होगा, बहुत सी समस्याएं पैदा हो रही हैं। समस्याओं की बात करेंगे, लालचवश जैसे क्या हो, संसाधनों का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही, कहने का मतलब। और बात करेंगे संसाधन, इसमें एक बात और है, संसाधनों के जो विकास है, संसाधन के विकास एक हिसाब से सही रूप से किया जाए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन संसाधन के अगर बहुत लालचवश बहुत ज्यादा अंधाधुंध उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा, उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगते हैं। संसाधन तो एक तो कमी हो जाएगी, दूसरे और पर्यावरण जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसमें और बात आते हैं, जैसे संसाधन की बात करें, संसाधन को बहुत अत्यधिक उपयोग होने से क्या होता है, समाज में जो है दो वर्ग बढ़ गया है। एक तो संसाधन क्या है कि संसाधन विहीन हो गया है, एक संसाधन जो है संपन्न हो गया है। जो संसाधन संपन्न लोग हैं वो उनके पास क्या है, वो अमीर हो गए हैं, और जो संसाधन हीन है उनके पास क्या है, गरीब बन गए हैं। मतलब कि संसाधन का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है। और संसाधन जैसे कि जो है संसाधनों के विकास की बात करें तो इसमें जो समस्याएं आई हैं अंधाधुंध उपयोग करने से, और किस किस तरह की समस्याएं हैं अगर उनको जानने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन समस्याएं आती है, जैसे भूमंडलीय तापन, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो होता है, मतलब कि क्या कहने का मतलब कि अंधाधुंध उपयोग, जैसे कोयला है, कोयले को बहुत ज़्यादा क्या उपयोग किए हैं, और जो है धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है कि ओजोन जैसी परत में क्या होता है, क्षरण होने लगता है, और पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो है दमा और जो है श्वास संबंधी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं पर्यावरण प्रदूषण से। भूमि निम्नीकरण हो जाता है, अंधाधुंध उपयोग किया जाए, जैसे कोयला जला रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोयला जलाएंगे तो उसकी राख कहीं फेंकेंगे, राख फेंकने के साथ बहुत से जो है फैक्ट्रिया और सारी चीज़ें लगेंगी, तो उसमें जो केमिकल यूज किए जाते हैं और सारी चीज़ें हैं, तो भूमि का वहाँ पे निम्नीकरण होने लगता है। जैसे इसके बाद बात करेंगे कि जो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, इनसे जो है क्या जो है प्रभाव पड़ रहा है भविष्य के लिए, तो उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, जैसे कि विश्व शांति के लिए क्या है, संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा जो है संसाधन है तो क्या है, एक दूसरे को जो है बंटवारा करके, जिसके पास जो चीज़ है उसको लेकर दूसरे को देकर एक दूसरे की जो है पूर्ति हो सकती है। जैसे भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं रहता, वो दूसरे देशों से तेल खरीदता है, जिससे भारत की जो है तेल की जो है पूर्ति हो पाती है। बात करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करें, अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो क्या है, इससे पृथ्वी जो है खतरे में पड़ जाएगी। कारण क्या है, बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण हो जाएगा, धुआं ही धुआं हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, सांस नहीं ले पाएंगे, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। या तो एक तरफ से पेड़ ही काट डालेंगे, पेड़ जैसे कि देखते होंगे कि पेड़ धीरे धीरे जो है संख्या कम हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में लगाए नहीं जा रहे, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि एक दिन समय आ जाएगा कि शुद्ध ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कई शहरों में देख चुके हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वहाँ पे सांस लेने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। ये सब अलग अलग, जहाँ पे ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है वहाँ पे और जैसे दिक्कत आ जाती हैं। और जो है इसी के रूप में इसी चैप्टर में एक बात कही गई है कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि जो भविष्य पृथ्वी का भविष्य खतरे में ना पड़ जाए, लालचवश जो लोग अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसको सही मायने में तो जो है यूज़ किया जा सके, उसीलिए बात किया गया है कि सतत पोषणीय विकास जो है किया जाए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि जो भी संसाधन हैं उनका जो है अपने विकास में सही रूप से उपयोग किया जाए, और उसका उपयोग ऐसे किया जाए कि वर्तमान का तो जो है देखते हुए विकास के लिए उपयोग किया ही जाए, उसके साथ साथ भविष्य में उस चीज़ को बचाया रह जा सके, मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचा रहे, ऐसा उपयोग किया जाए। यही जो है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और इसी को देखते हुए क्या होता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन होता है 1922 में, जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, वो ब्राजील में होता है। वहाँ पे क्या होता है, 100 से अधिक जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं 100 से अधिक, वो क्या होते हैं, एक मीटिंग करते हैं। वहाँ पे मीटिंग करने में जो है किसके बारे में किया जाता है कि पृथ्वी को कैसे जो भी हानियाँ हो रही हैं उसको देखते हुए, पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको, और सामाजिक और आर्थिक विकास की जो समस्याएं हो रही हैं, गरीबी, अमीरी, भुखमरी, और इसके साथ साथ जो पर्यावरण का हानि हो रही है, ओजोन की परत की हानि हो, इस तरह जो पृथ्वी में अनेक जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं उसके बारे में विस्तार से लोग चर्चा किए हैं। वहीं पे एजेंडा 2021 की बात हो जाए, एजेंडा 21 की बात कही गई। एजेंडा 21 क्या है, उद्देश्य उसका रहा जो है रखे हैं कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है वो अपना अपना क्या करे, स्थानीय एजेंडा तैयार करे। स्थानीय एजेंडा की बात करेंगे मतलब कि हर जगह स्थानीय जगह पे जो है आपस में वो जो है एक अपना जो है एजेंडा बनाए। एजेंडे में स्थानीय एजेंडे से क्या होता है कि मतलब कि सब लोग अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि ये हम जो है नियम बनाए हैं या ये हमारे विचार हैं, इन आधार पे हम
जो है स्थानीय जो संसाधन है उनका सही रूप से उपयोग करेंगे, जिससे कि अपना विकास भी हो सके और पृथ्वी को बचाया भी जा सके, जो उसकी हानियां हो रही और जो समस्याएं जो है आ रही उनमें कमी लाई जा सके। इसके बाद कर संसाधन नियोजन की बात आती है। संसाधन नियोजन की बात करेंगे तो क्या है, जैसे कि संसाधन का क्या है सही रूप से उनको जो है वो उपयोग किया जा सके। इसके लिए क्या है, जैसे क्या होता है कि कुछ राज्य जैसे हैं उसमें जो है कहीं पे क्या होता है संसाधन अगर देखेंगे तो कोई भी जैसे खनिज है, कोयला है, हर एक राज्य में हर एक जगह बराबर मात्रा में तो विस्तार से तो कहीं वो नहीं रहता कि इस राज्य में इतनी मात्रा में ही रहेगा, दूसरे राज्य में अलग है। ये पृथ्वी की जो है अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये सब जो है क्या है अलग अलग जो है, कहीं पे है संसाधन एकदम संपन्न है राज्य, कोई है संसाधन विहीन है। तो और इस तरह से अलग अलग चीजें हैं, जैसे कहीं पे कोयला पाया जाता है, कहीं पे लोहा पाया जा रहा है, कहीं पे जो है अलग चीजें को, जैसे खनिज कोयला में झारखंड, एमपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्या है बहुत जो है इसमें खनिज और कोयला ये सब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और राज्य में देखेंगे कुछ भी नहीं पाया जाता कोयला। तो इस तरह मतलब कि सब जो है संसाधन संपन्न राज्य नहीं है। तो और इसके बाद करें जैसे अरुणाचल प्रदेश में, जैसे यहाँ पे जल की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी जल के रूप में जो भी जैसे बिजली बनाई जा सकती है और जो है उनका जो है जल का जो है मत्स्य और उपयोग में लाया जा सकता है। और राजस्थान की बात करेंगे, वहाँ जैसे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की बहुत जो है संभावित जो है संभावना है बहुत ज़्यादा, वहाँ से उस चीज़ में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस तरह कहने मतलब कि हर राज्य की कंडीशन वो जो वहाँ पे होती है, भूमंडलीय स्थिति होती है, जो है जमीनी स्थिति होती है, आसपास के जो एरिया होता है वहाँ पे क्या कैसा माहौल है उसके आधार पे, और जो वहाँ पे प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं उसके आधार पे वहाँ पे डिपेंड करता है कि वो राज्य किस तरह में धनी है। इसी ग्रुप को हम और अच्छे समझने के लिए भारत में संसाधन का नियोजन कैसे हो उसको समझने के लिए बात करते हैं कि जैसे कहीं पे संसाधन का किस रूप में नियोजन हो। जैसे कि झारखंड है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, यूपी में नहीं पाया जा रहा है, तो क्या करेंगे वहाँ से एक दूसरे को राज्य के लिया जा सके। अगर कोई संसाधन संपन्न राज्य है तो क्या हो, इसमें भी ये होता है कि संसाधन संपन्न राज्य जो है अगर दूसरे को नहीं देंगे तो वहाँ से जो चीज़ें हैं एक दूसरे एक्सचेंज नहीं करेंगे तो क्या है सही रूप से देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए क्या है उनको किस राज्य में कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ पाई जाती है इसका एक सही से डाटा तैयार करना चाहिए, तालिका बनाना चाहिए, और प्रौद्योगिकी और जो कौशल और संस्थाओं का नियोजन सही रूप से करना चाहिए कि इसका सही रूप से उपयोग कहाँ किया जा सकता है जिससे देश का विकास किया जा सके। और बात करेंगे हम संसाधन विकास एवं योजना के बारे में। जैसे संसाधन जो विकास संसाधन के विकास की योजनाएं चल रही हैं उनको जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं संसाधन के लिए उनमें जो है संयोजन करना चाहिए, अलग अलग रूप में नहीं रखना चाहिए, जिससे कि सही रूप में एक ही बात के एक ही रूप में सही ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास किया जा सके, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी चीज़ को और जो है विकास के लिए बात करेंगे, जो संसाधन आवश्यक हैं जो है विकास के लिए तो संसाधन आवश्यक हैं, लेकिन क्या है कि प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के अभाव में जो है संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे कि देखेंगे कि बहुत से क्या है कुछ राज्य क्या है संसाधन संपन्न है लेकिन कुछ क्या है लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, जरूरी नहीं कि जो संसाधन से संपन्न राज्य हो वो आर्थिक रूप से मजबूत हों, पिछड़े ना हुए हों। इसका बहुत से जैसे कि झारखंड और अन्य जो है राज्य मिल सकते हैं। और इसके बाद और ऐसे राज्य देखेंगे कि वहाँ पे क्या है कि संसाधन संपन्न नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास प्रौद्योगिकी है और अलग तरीके से वो काफ़ी संपन्न है। तो इसको हम समझ सकते हैं, उपनिवेश का इतिहास समझ सकते हैं। जैसे अंग्रेज है यहाँ पे क्या है वो देखेंगे कि उनके यहाँ जो है उतने संसाधन संपन्न नहीं है, लेकिन वो लोग क्या किए उपनिवेश का उपयोग किया, उपनिवेश बनाया और उपनिवेशों में जो भी खनिज थे और सारी चीज़ें थी प्राकृतिक चीज़ें थे उनका अधधन उपयोग किया और अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी थी। और बात करेंगे कि संसाधन का संरक्षण, देखेंगे कि उपयोग अपने विकास के लिए तो चाहिए लेकिन उनका संरक्षण भी जरूरी है। संरक्षण की बात करेंगे कि उसको जो है अति उपयोग से सामाजिक क्या होता है, अगर जैसे संसाधन का संरक्षण नहीं किए तो बहुत ज़्यादा उपयोग किए तो उससे भी दिक्कत आ जाएगी, सामाजिक आर्थिक जो है समस्याएं पैदा होने लगती। और क्या होगा कि पर्यावरणीय समस्याएं जो है बहुत सारी पैदा हो जाएंगी। ये सब अलग अलग जो है दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। संसाधन जो है संरक्षण बहुत जरूरी है। अभी आपको बताए हैं कि सतत पोषणीय विकास के बारे में कि संसाधनों का हमें संरक्षण कैसे होना चाहिए, विकास तो हो उसके साथ साथ उसको हम भविष्य में बचाए रख सकें इस रूप में, और साथ साथ पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास जो है करना चाहिए, जो है उसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि इस चैप्टर की जो है एक वीडियो और होगी दूसरे वीडियो में, भू संसाधन से हम दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
संसाधन की जो भी अभी तक यहाँ भू संसाधन से पहले की जितनी भी हेडिंग थी, सारी बातों को हमें यहाँ विस्तार से अध्ययन किया करे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप आशा करते हैं आप समझ में आ गए हो, पूरा समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।